हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपने डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो अपना चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के कुछ एडिशनल क्वेश्चन। सर, एडिशनल क्वेश्चन से एडिशनल क्वेश्चन कहाँ से आए? जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास है, वो क्वेश्चन बैंक जब मैंने बनाया उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट 4 एमटीपी रिलीज कर चुका है, 2 आरटीपी रिलीज कर चुका है एंड एक अटेम्प्ट जा चुका है, दैट इज योर मई 2026 अटेम्प्ट। जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बना के दिया था, जब मैंने वो क्वेश्चन बैंक बनाया उसके बाद आईसीएआई के 4 एमटीपीज आ चुके हैं। सर, 4 एमटीपीज। मई 2026 वाला जो एग्जाम था उस एग्जाम के लिए 2 एमटीपी, एंड ये करंट जो आपका सितंबर 2026 वाला जो अटेम्प्ट है, इसके लिए 2 एमटीपी आईसीएआई ने रिलीज कर दिया है। एंड फॉर मई 2026 एक आरटीपी एंड फॉर सितंबर 2026 एक आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज कर दिया है। एंड आपका एक एग्जाम भी हो चुका है, मई 2026 का अटेम्प्ट भी हो चुका है, तो इसका पास्ट पेपर। सो इन ऑल दिस एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट पेपर, आपके जो भी क्वेश्चंस थे जो हमारे क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड नहीं हो रखे हैं, उन सबको कंसोलिडेट करके मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बनाया है और इन एडिशनल क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। अब इन एडिशनल क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इट मीन सर, एक बार ये एडिशनल क्वेश्चन का डिस्कशन आपने देख लिया, उसके बाद ना आपको कोई एमटीपी देखने का जरूरत है, ना आपको कोई आरटीपी का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेक्चर देखने का जरूरत है, ना आपको कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेक्चर देखने का जरूरत है। आई होप इट इज क्लियर। सर, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत है नहीं। ये जितने भी एडिशनल क्वेश्चन है, मैं सारे एडिशनल क्वेश्चन आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करके चलूंगा। एंड जो क्वेश्चन आईएमपी है, वन डे बिफोर एग्जाम जिन क्वेश्चंस को आपको देख के जाना चाहिए, वो क्वेश्चंस पे मैं आपको मार्क करा के दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर 2। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सागर, a chartered accountant, is presently working in a firm in India. He has received a offer for a post of CFO from a company at न्यूयॉर्क। इंडिया में भाई जॉब कर रहा है और भाई को यूएसए से, न्यूयॉर्क से एक जॉब ऑफर आया है। As per the offer letter, he should join the company anytime between 1st September 2025 to 31st October 2025. He approach you for your advice on following issues to mitigate his tax liability in India। तो भाई अभी आपके पास आता है और आपसे सलाह मांगता है कि बता भाई, मैं अपना टैक्स लाइबिलिटी इंडिया में कम रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? बराबर। अब वो आपको पूछता है सबसे पहला क्वेश्चन, डेट बाय व्हिच ही शुड लीव इंडिया टू ज्वाइन द कंपनी। अच्छा, यूएसए वाला जो उसका जॉब लगा है ना, यूएसए वाले जॉब को ज्वाइन करने के लिए उसे कब तक इंडिया छोड़ देना चाहिए? सर, अपना एम क्या है? अपना एम है हम हमारे क्लाइंट का, हम मिस्टर सागर का टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया कम रखना चाहते हैं, उसको मिटिगेट करना चाहते हैं। इंडिया में सागर का टैक्स लाइबिलिटी कम से कम रहे। तो मुझे बताओ, सागर कौन से डेट को इंडिया छोड़ के जाए ताकि इंडिया में उसका टैक्स लाइबिलिटी कम से कम आए? अब मुझे एक बात बताओ सर, अपना टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, क्योंकि अगर अपना एसएससी एनआर हुआ, उसके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल, इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया। लेकिन अगर अपना एसएससी रेसिडेंट हुआ सर, उसके हाथ में पूरा वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल, उसके हाथ में पूरा वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल। बराबर। सर, यहां पर अपना एम क्या है? सर, यहां पर अपना एम है कि हमें सागर का टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया कम रखना है। तो अगर हमें सागर का टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया कम रखना है, इन दैट केस वी हैव टू ट्राई दैट सागर का रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर रहे। अगर हमें सागर का टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया कम रखना है, देन हमें यह कोशिश करना पड़ेगा दैट सागर का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है इन इंडिया, वो नॉन रेसिडेंट रहे। अब अपने को क्वेश्चन पूछा है, बाय व्हिच डेट सागर शुड लीव इंडिया टू ज्वाइन दैट न्यूयॉर्क कंपनी, ताकि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया एनआर रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26
सागर अगर इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर जॉब करने जाता है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बताओ भाई सागर कौन से कैटेगरी में आएगा? सर सागर आ जाएगा अपने स्पेशल कैटेगरी में। सागर अगर स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा तो मुझे लेवल 1 के कंडीशन बताओ सर। लेवल 1 के कंडीशंस, लेवल 1 में सर यहाँ पर एक कंडीशन था, वो 182 डेज वाला कंडीशन था। अगर सागर ये 182 डेज वाले कंडीशन को कंप्लाई कर लेता है, अगर सागर का स्टे इन इंडिया इज फॉर 182 डेज और मोर, इन दैट केस सागर बन जाएगा रेसिडेंट। लेकिन अगर सागर का स्टे इन इंडिया लेस देन 182 डेज है, इन दैट केस सागर विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। अब मुझे बताओ सर, अपने को सागर को रेसिडेंट बनाना है या नॉन रेसिडेंट बनाना है? सर अपने को सागर को नॉन रेसिडेंट बनाना है। क्यों नॉन रेसिडेंट बनाना है? क्योंकि सर हमें सागर का टैक्स लायबिलिटी कम रखना है। वो नॉन रेसिडेंट रहेगा तो उसका टैक्स लायबिलिटी कम रहेगा, बराबर। अब उसके पास टाइम है 1 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025। ड्यूरिंग दिस पीरियड वो कभी भी इंडिया छोड़ के न्यूयॉर्क जा सकता है और अपना जॉब ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अप टू 31 अगस्त 2025 सागर कितना दिन इंडिया में रुका है? सागर कितना दिन इंडिया में रुका है? अप टू 31 अगस्त 2025 सागर कितना दिन इंडिया में रुका है? सर अप्रैल का 30 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, 153 डेज, 153 डेज बराबर। अगर सागर का स्टे इन इंडिया 182 डेज टच कर जाता है, अगर सागर का स्टे इन इंडिया 182 डेज टच कर जाता है, अगर सागर का स्टे इन इंडिया मिनिमम 182 डेज हो जाता है, इन दैट केस सर सागर बन जाएगा रेसिडेंट। इन दैट केस सागर बन जाएगा रेसिडेंट और उसके हाथ में वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। ये हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? सागर नॉन रेसिडेंट रहे, सागर नॉन रेसिडेंट रहे। इट मीन उसका जो स्टे इन इंडिया है वो लेस देन 182 डेज रहे। सर उसका स्टे इन इंडिया अगर 181 डेज रहा तो भी चलेगा, चलेगा। अब मुझे बताओ सर, वो कितना दिन और इंडिया में रह सकता है ताकि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर ही रहे? चलो, आपने तो सर बोला दैट अगर उसका स्टे इन इंडिया 181 डेज रहा तो भी अपने को चलेगा। बिल्कुल सर, तो भी वो नॉन रेसिडेंट ही बनेगा और यही अपना रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, ऑलरेडी सर उसका स्टे इन इंडिया कितना दिन हो चुका है? अप टू 31 अगस्त 2025 153 डेज। रिड्यूस दिस फ्रॉम 181 डेज। आफ्टर 31 अगस्त 2025 सागर और 28 दिन इंडिया में रह सकता है। अगर वो और 28 दिन इंडिया में रहता है फिर भी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर रहने वाला है। बट अगर मोर देन 28 डेज वो इंडिया में रुकता है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर हो जाएगा। सर इट मींस सागर अगर अप टू 28 सितंबर 2025 इफ सागर 28 सितंबर 2025 तक इंडिया में रुकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर रहेगा। बट अगर 28 सितंबर 2025 के बाद भी सागर इंडिया में रुकता है, इन दैट केस उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर हो जाएगा। अब अपने को क्वेश्चन पूछा क्या है? डेट बाय विच ही शुड लीव द इंडिया टू ज्वाइन द कंपनी, ताकि उसका टैक्स लायबिलिटी कम रहे, ताकि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर रहे। बाय 28 सितंबर 2025 सागर मस्ट लीव इंडिया। इट मींस सर ये लास्ट है, 28 सितंबर 2025 को सागर को यूएसए का फ्लाइट पकड़ लेना है। इट शुड बी हिज डेट ऑफ डिपार्चर, और डेट ऑफ डिपार्चर को हम स्टे इन इंडिया मान के चलते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बट इस दिन को उसे इंडिया छोड़ के चले जाना है। अगर 28 का 29 हुआ, इन दैट केस वो बन जाएगा रेसिडेंट। तो he should leave India on or before 28 सितंबर 2025, 28 सितंबर 2025 या फिर उससे पहले वो इंडिया छोड़ दे। अगर उससे भी लेट उसने किया, अगर उसने ये 28 का 29 किया, इन दैट केस भाई बन जाएगा रेसिडेंट और हो जाएगा भाई को दिक्कत। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू बैंक अकाउंट इन दिल्ली मेंटेन्ड जॉइंटली विथ हिज मदर टू मीट द रिक्वायरमेंट। एक सेकंड, मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, कचरा हो गया। Direct credit of part of his salary to his bank account in Delhi, maintained jointly with his mother to meet requirement of his family. Okay, दिल्ली में एक बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट सागर एंड उसकी मम्मी जॉइंटली होल्ड करती हैं और सागर अपना पार्ट ऑफ द सैलरी डायरेक्टली क्रेडिट करवाता है टू दिस जॉइंट अकाउंट इन दिल्ली। इट मीन्स लेट सपोज सागर का सैलरी है 1 लाख रुपए, यूएसए में सागर का जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए में से
सागर 40,000 रुपए डायरेक्टली क्रेडिट करवाता है टू दिस दिल्ली अकाउंट, जिसको सागर और उसकी मम्मी जॉइंटली होल्ड करती हैं। सर इसमें फॉर दिस पर्पज आप सागर को क्या सलाह देना चाहते हो? सर मैं अज्यूम करता हूं सागर अगर अप टू 28 सितंबर 2025 इंडिया छोड़ के चला गया था, इन दैट केस सर आज सागर का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ना वो एनआर है। अगर आज सागर का रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर है तो सागर के हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? सर इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा। इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया बराबर। सर ये यूएसए वाला जो जॉब है, ये यूएसए वाला जो जॉब है, ये यूएसए वाले जॉब से उसे जो सैलरी मिल रहा है, अगर वो सैलरी को वो डायरेक्टली अपने इंडियन अकाउंट, जो इंडिया में जो बैंक अकाउंट मेंटेन किया वहां पर रिसीव करेगा, इन दैट केस दिस सैलरी विल बी कंसिडर्ड एज ए सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, और वो सागर जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर है उसके हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर सागर ये पार्ट सैलरी को पहले अपने यूएसए वाले बैंक अकाउंट में रिसीव करे और फिर उसको इंडिया ट्रांसफर करे, इन दैट केस नाउ दिस सैलरी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, हेंस इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट मिस्टर सागर। तो यहां पर सागर को मैं ये सलाह देना चाहूंगा, सागर अगर अपना पार्ट सैलरी इंडिया भेजना चाहता है अपने मम्मी के पास, तो प्लीज उस पार्ट सैलरी को डायरेक्टली अपने इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव मत करो भाई। उस सैलरी को पहले आप अपने यूएसए वाले बैंक अकाउंट में रिसीव करो। एक बार सैलरी तुम्हारे पास आ गया और फिर उस अमाउंट को आप इंडिया ट्रांसफर करो। इन दैट केस दिस सैलरी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, हेंस दिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ सागर हु इज ए नॉन रेसिडेंट। If he is a non-resident, therefore सागर should receive his entire salary in New York, that is यूएसए वाले बैंक अकाउंट में वो अपना entire salary रिसीव करे and then remit the required amount to बैंक अकाउंट इन दिल्ली। सबसे पहले तो भाई तुम पूरा का पूरा सैलरी अपने यूएसए वाले बैंक अकाउंट में रिसीव करो और उसके बाद जितना जरूरत है, जितना तुम्हें इंडिया भेजना है, तुम उतना अमाउंट इंडिया भेज सकते हो। प्लीज डोंट रिसीव योर सैलरी डायरेक्टली इन योर इंडियन बैंक अकाउंट, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको मार्क करके रख सकते हो। इसको मैंने लिखा आईएमपी, ये इजी क्वेश्चन है। बस यहां पर आप साउथ में कंफ्यूज मत होना, साउथ करके बहुत घुमाया ये क्वेश्चन में, बट बाकी इजी क्वेश्चन है। ऑन 22 सितंबर 2025 मिस्टर Prabjot, aged 55 years, a Indian citizen left India for the first time to work as CFO of a company in Australia. Okay. So, Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. In that case, सर कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है ये? सर ये तो बिलोंग करता है स्पेशल कैटेगरी को। अगर स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है, अब अगर इसको रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस सर उसे वो 182 डेज वाला कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। इफ स्टे इन इंडिया इज फॉर 182 डेज और मोर, इन दैट केस रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट बराबर। He visits South Africa. South Africa लिखा है, South India नहीं, South Africa. He visits South Africa on vacation every year for a month to visit his brother's family. अच्छा, उसका भाई साउथ अफ्रीका में रहता है, तो हर साल वो एक महीने के लिए साउथ अफ्रीका घूमने जाता है। He earns the following income during the previous year 25-26. उसका इनकम का लिस्ट दे रखा है। Compute the total income for assessment year 26-27 if he has opt out of डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर आ रखा है, मतलब भाई अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में। ठीक है भाई, उसका टोटल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं नाउ। सर टोटल इनकम के कैलकुलेशन से पहले एक बार उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर ले। बिल्कुल सर, एक बार उसका स्टे इन इंडिया देख लो। सर वो इंडिया छोड़ा कब? सर वो इंडिया छोड़ा है 22 सितंबर 2025 को बराबर। अप्रैल का सर 30 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31 एंड ये सितंबर का सर कितना दिन लू? 21 और 21 डेज वो इंडिया में था या फिर 22 डेज वो इंडिया में था फॉर द मंथ ऑफ सितंबर? सर 22 डेज वो इंडिया में था। डेट ऑफ डिपार्चर को हम स्टे इन इंडिया ही कंसिडर करके चलते हैं। सर ऐड कर दिया मैंने 22, ये आया 175 डेज। अपना जो एसएससी था
वो 175 डेज इंडिया में रहा है ड्यूरिंग योर करेंट प्रीवियस ईयर 25-26। इन दैट केस मुझे बताओ अपने एसएससी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो आर होने वाला है या एनआर होने वाला है। सर यहाँ पर इकलौता कंडीशन था 182 डेज वाला, वो 182 डेज वाले कंडीशन को ये कंप्लाई नहीं कर रहा है, हेंस आवर एसएससी विल बी कंसिडर्ड एज एनआर। सर अगर अपना एसएससी एनआर है उसके हाथ में किस टाइप का इनकम टैक्सेबल होने वाला है? इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया एंड डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। चलो सर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं उसके टोटल इनकम का। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद आपको यह बताना पड़ेगा अगर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ये है उसके हाथ में किस टाइप का इनकम टैक्सेबल होगा, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ योर एसएससी। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सैलरी कंप्यूटेड फ्रॉम कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया, जस्ट यस, सैलरी कंप्यूटेड फ्रॉम ए कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में वो जॉब करने गया था, बिल्कुल सर ऑस्ट्रेलिया में वो जॉब करने गया था। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो कंपनी जहां पर वो जॉब कर रहा है सर वहां से उसे सैलरी मिला। सर ये सैलरी वो रिसीव कहां पर किया है? रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ऑस्ट्रेलिया वाले बैंक अकाउंट में ही वो सैलरी को रिसीव किया है। सर ये जो इनकम है सर ये फॉरेन इनकम है, सर ये इंडियन इनकम नहीं है, हेंस दिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट। सर ये टैक्सेबल नहीं होने वाला, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंपनी रिसीव्ड इन साउथ अफ्रीका। अच्छा वो साउथ अफ्रीका घूमने जाता था ना, हर साल 1 महीने के लिए साउथ अफ्रीका जाता था अपने भाई के पास, तो वहां पर शायद किसी कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर दिया था। तो एक साउथ अफ्रीकन कंपनी उसे डिविडेंड देता है और ये साउथ अफ्रीका में ही रिसीव होता है। अगेन दिस इज फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ नॉन रेसिडेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम साउथ इंडियन बैंक, बोला था ना साउथ साउथ में कंफ्यूज करेगा, साउथ इंडियन बैंक बोला है, साउथ इंडियन बैंक इन इंडिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम साउथ इंडियन बैंक इन इंडिया। सर अगर ये इंटरेस्ट एक साउथ इंडियन बैंक से मिल रहा है विच इज इन इंडिया, दिस इंटरेस्ट इज इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया। सर ये इंडियन इनकम है, अगर ये इंडियन इनकम है ये नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। और वैसे भी लिखा है रिसीव्ड, ये रिसीव भी इंडिया में रिसीव हुआ है, सो दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ नॉन रेसिडेंट। सर ये टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम ए बिजनेस इन साउथ अफ्रीका कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। लॉस फ्रॉम ए बिजनेस इन साउथ अफ्रीका कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। सर देखो अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता ना फिर मैं इसको कंसिडर करता, क्योंकि सर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के साथ इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस जो चल रहा है आउटसाइड इंडिया बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, सर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होता है। बट इनके सब नॉन रेसिडेंट सर दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। सर ये तो टैक्सेबल नहीं होने वाला। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन गुजरात। एक लैंड सिचुएटेड है गुजरात में, वहां से कुछ एग्रीकल्चर इनकम है। सर एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है। हेंस व्हाट इज द इनकम टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आवर एसएससी? सर ये 21,000 ही टैक्सेबल होने वाला है, दैट इज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये बाकी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। बट अब एक चीज ध्यान रखना, अपना जो एसएससी है अपना एसएससी ऑप्ट आउट कर रखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, अपना एसएससी ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर अपना एसएससी ओल्ड टैक्स रिजीम में है और उसको इंटरेस्ट इनकम हुआ है फ्रॉम ए बैंक इन इंडिया, मैं कंसिडर करके चलता हूं, मैं एज्यूम करके चलता हूं कि दैट ये सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है। अगर ये सेविंग बैंक इंटरेस्ट है इन दैट केस सर अपने एसएससी को 80 टीटी ए का डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। हेंस जो टोटल अमाउंट उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है वो है 11,000। नेक्स्ट, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर रोहन फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर ईयर एंडेड 31st March 2026। इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन ईरान विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, 65,000 रिसीव्ड इन इंडिया, टोटल है 80,000। ओके,
अपने को हमारे एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम कंसीडर करना है, अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड नॉन रेसिडेंट है। सर यहाँ पर अपने आंसर कैसे बनाते हैं? सर यहाँ पर तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं, आर एंड ओ आर, आर बट एन ओ आर और एनआर का, और फिर एक एक इनकम को पढ़ते हैं और अपने चेक, एक एक इनकम को पढ़ते हैं और अपने चेक करते हैं कौन सा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। बराबर। चलो सर, सबसे पहले इधर उसने 3 कॉलम बना दिया, आर एंड ओ आर बट एन ओ आर एंड एनआर। ठीक है, चलो सर पहला किस टाइप का इनकम दे रखा है? पहला दे रखा है इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन ईरान। बिजनेस चल रहा है ईरान में, बट उस बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से। बिजनेस चल रहा है ईरान में, बट बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सर, ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? सर है तो ये फॉरेन इनकम, क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है ईरान में। बराबर सर, ये है फॉरेन इनकम। सर अगर ये फॉरेन इनकम है, सर अगर ये फॉरेन इनकम है, अगर ये फॉरेन इनकम है, क्या ये एनआर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? सर अगर ये फॉरेन इनकम है ना, फिर ये एनआर के हाथ में तो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ सर, यही तो लग तो यही रहा है, बट आगे देखो लिखा क्या है। 65,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। बिल्कुल सर, आपका बिजनेस ईरान में चल रहा है और इसको कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, तो ये पढ़ के तो सर अपने को लगा था कि ये फॉरेन इनकम है, बट अगर ये लिखा है दैट 65,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, सर ये जो 65,000 रिसीव्ड इन इंडिया है, this income is your Indian income because this is received in India. Hence, this 65,000 will be taxable in the hand of R and OR, R but NOR and NR. सर ये तो तीनों के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सर, ये तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। सर ये 65,000, सर ये अगर इंडियन इनकम है, ये तीनों के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग 25,000, 80,000 से अगर मैं 65,000 माइनस कर दो, सॉरी रिमेनिंग 15,000, सर ये रिमेनिंग 15,000 का क्या होने वाला है? सर ये जो रिमेनिंग 15,000 है, दिस रिमेनिंग 15,000 इज इनकम फ्रॉम ए बिजनेस, जो बिजनेस ईरान में चल रहा है, बट उसको कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। ओके सर, है तो ये फॉरेन इनकम। बिल्कुल सर, है तो ये फॉरेन इनकम। सर अगर ये फॉरेन इनकम है, क्या ये एनआर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? नहीं सर, ये एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। सर फॉरेन इनकम है, क्या ये आर एंड ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगा? सर आर एंड ओ आर के हाथ में तो सब कुछ टैक्सेबल होता है। 15,000 इधर टैक्सेबल कर दो, क्या वो आर बट एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा? सर आर बट एनओआर के हाथ में फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होगा इफ दैट फॉरेन इनकम इज फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया। यस, दिस 15,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आर बट एनओआर। इट मींस सर आप ये कहना चाह रहे हो आर एंड ओ आर के हाथ में 80,000 टैक्सेबल होगा, आर बट एनओआर के हाथ में 80,000 टैक्सेबल होगा, एंड एनआर के हाथ में 65,000 टैक्सेबल होगा। सर कौन सा 65,000? जो 65,000 रिसीव्ड इन इंडिया था, दिस इज कंसिडर्ड एज योर इंडियन इनकम, हेंस ये एनआर के हाथ में भी टैक्सेबल होगा। चलो हो गया सर, ये 80,000, 80,000, 65,000। नेक्स्ट, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन ईरान। आपको पेंशन मिल रहा है, सर्विस आपने कहां रेंडर किया था? इंडिया में। ये तो मैंने क्लास में एग्जांपल भी लिया था, मैंने क्लास में एग्जांपल लिया था कि वो इंडिया में सर्विस रेंडर करके यूके चला गया। पेंशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विस आपने इंडिया में रेंडर किया, बट अब आपको पेंशन कहां पर मिल रहा है? सर पेंशन आपको मिल रहा है ईरान में। पेंशन आपको ईरान में मिल रहा है, बट आपने सर्विस इंडिया में रेंडर किया था। सर दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया, इसको कंसिडर करेंगे। सर अगर ये इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया है, सर ये इंडियन इनकम है, और अगर ये इंडियन इनकम है, सर ये तीनों के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। 24,000, 24,000, 24,000। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम ए ऑयल कंपनी एंड ईरान बेस्ड कंपनी रिसीव्ड इन ईरान। ओके, एक ऑयल कंपनी, ये ईरान बेस्ड कंपनी है, आपको डिविडेंड मिलता है, और ये डिविडेंड आपको कहां रिसीव होता है? ईरान में ही रिसीव होता है। कितना डिविडेंड रिसीव होता है? 15,000। अगेन सर इट इज अ फॉरेन इनकम। सर इफ इट इज फॉरेन इनकम, क्या ये एनआर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? सर एनआर के हाथ में तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। एनआर के हाथ में इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता। सर क्या ये आर एंड ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगा? सर आर एंड ओ आर के हाथ में सब कुछ टैक्सेबल होता है। सर क्या ये आर बट एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा? सर आर बट एनओआर के हाथ में सिर्फ वही फॉरेन इनकम टैक्सेबल होता है विच इज फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया। हेंस ये आर बट एनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, आर बट एनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन आर एंड ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगा। आर एंड ओ आर के हाथ में टैक्सेबल, आर बट एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय मिस्टर दीपेंदर, ए नॉन रेसिडेंट, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ए इंडियन कंपनी, एंड इंटरेस्ट पेड इज 5,500। बढ़िया पॉइंट है ये। क्लास में जैसे डायग्राम बनाते थे, एक बार डायग्राम बना दे। सर अपना एसएससी कौन है? रोहन। उससे पैसा कौन लिया? दीपेंदर। चलो, रोहन उससे
पैसा लिया है दीपेंद्र, दीपेंद्र है नॉन रेसिडेंट, रोहन ने दीपेंद्र को क्या दिया, लोन। दीपेंद्र रोहन को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। कितना इंटरेस्ट दिया है, 5,500 का इंटरेस्ट दिया। दीपेंद्र ने ये जो पैसा लोन में लिया, दीपेंद्र बीइंग ए नॉन रेसिडेंट, ये जो पैसा उसने लोन में लिया फ्रॉम रोहन, वो इस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया है, वो इन पैसे को इन्वेस्ट किया है इन शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये जो इंटरेस्ट रोहन को मिल रहा है फ्रॉम दीपेंद्र, क्या इसको मैं इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? प्रोविजन याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रोविजन याद नहीं है, वीडियो को यहां पर स्टॉप करो, जाओ प्रोविजन देख के आओ फटाफट। ओके चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। सर अगर दीपेंद्र नॉन रेसिडेंट है, अगर दीपेंद्र नॉन रेसिडेंट, इन दैट केस दीपेंद्र ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है समवेयर इन इंडिया टू अर्न सम इनकम इन इंडिया। दीपेंद्र इन्वेस्टेड दिस लोन अमाउंट टू अर्न सम इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। इन दैट केस सर हम इस इंटरेस्ट को इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया इन द हैंड ऑफ रोहन नहीं मानेंगे। हम इस इंटरेस्ट को डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। रीजन बीइंग, दीपेंद्र बीइंग ए नॉन रेसिडेंट, वो इस लोन अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है इन इंडिया टू अर्न सम इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। लेकिन सर यहां पर अगर दीपेंद्र बीइंग ए नॉन रेसिडेंट इस पैसे को अपने इंडियन बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वेस्ट किया होता, फिर सर हम इस इंटरेस्ट को रोहन के हाथ में इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया मान लेते। एक बार प्रोविजन जाके रीड करके आ जाओ भाई, रिवीजन लेक्चर पढ़ा है देख लो नहीं तो। अच्छा सर अगर यहां पर दीपेंद्र, अच्छा देखो मैं वेरियस सिचुएशंस बना के आपको बता रहा हूं। सर अगर यहां पर दीपेंद्र नॉन रेसिडेंट की जगह रेसिडेंट होता, अगर यहां पर दीपेंद्र नॉन रेसिडेंट की जगह रेसिडेंट होता और दीपेंद्र ये लोन अमाउंट को इन्वेस्ट किया होता ऑन द शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, इन दैट केस दीपेंद्र अगर रेसिडेंट होता और वो पैसे को इन्वेस्ट करता समवेयर इन इंडिया टू अर्न सम इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, इन दैट केस सर हम इस इंटरेस्ट को इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया मान लेते, यस मान लेते। लेकिन दीपेंद्र है नॉन रेसिडेंट और उसने पैसे को इन्वेस्ट किया है समवेयर इन इंडिया टू अर्न सम इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, हेंस दिस इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। और अगर ये नॉट डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया है, इट मीन सर ये इंडियन इनकम नहीं बन रहा है। अगर ये इंडियन इनकम नहीं बन रहा है सर, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, किसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा? सर अगर ये इंडियन इनकम नहीं है, आर एंड ओ आर के हाथ में तो टैक्सेबल होगा, बिल्कुल सर आर एंड ओ आर के हाथ में तो टैक्सेबल होगा, बट एन ओ आर एंड एन आर सर इन दोनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। ओके सो यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है। ये जो अमाउंट है ये 55,000 है, एक जीरो यहाँ पर मिसिंग है, ये 55,000 है ना, आंसर में देखो 55,000 भी है ना। ओके ये बस थोड़ा सा चेंज कर लेना, जो इंटरेस्ट अमाउंट है आपका वो 55,000 है बराबर। तो ये जो 55,000 है इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आर एंड ओ आर, बट एन ओ आर एंड एन आर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। नेक्स्ट मिस प्रिया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो ये वाला जो पीडीएफ है ना, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, मैं अभी 6 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाता हूं है ना। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। अच्छा सर कुछ क्वेश्चन आप लिख के कराओगे क्या? हाँ बिल्कुल भाई, कुछ क्वेश्चन लिख के भी कराएंगे सर। कौन सा क्वेश्चन लिख के कराओगे? हाँ भाई ये वाला लिख के करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिख के करेंगे है ना। हर लेक्चर में ये जो मैं एडिशनल क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा रहा हूं, हर लेक्चर में एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के भी करवाने वाला हूं, पूरा एग्जाम फॉर्मेट में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 को निपटा लेते हैं। मिस प्रिया, ए पर्सन ऑफ इंडियन origin and a citizen of Canada got married to Mr. Aryan, a Indian citizen residing in Canada on 24th January 2025. She came to India on 25th March 2025 and left for Canada on 10th July 2025. She returned to India with her husband on 24th Feb 2026 to spend some more time with her parents-in-laws for 30 days and thereafter returned to Canada. She stayed in India for 400 days during 4 years preceding the previous year 25-26. During the previous year 25-26, Priya, while in India, received the following gifts from her husband's relatives and friends. उसको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं हस्बैंड के पेरेंट्स से, इन लॉज से उसे गिफ्ट मिला है।
1,51,000 का गिफ्ट मनी है, कुछ है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, गिफ्ट मिला है। हस्बैंड के सिस्टर इन लॉ से उसे गिफ्ट मिला है 21,000 का। फ्रॉम क्लोज फ्रेंड ऑफ हस्बैंड गिफ्ट मिला है 16 lakhs का। डिटरमाइन प्रियाज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 एंड कंप्यूट हर टोटल इनकम फॉर दैट ईयर एज्यूमिंग ही डज नॉट ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब दीदी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं की है, मतलब दीदी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही है, सॉरी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं की है, मतलब वो न्यू टैक्स रिजीम में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही है। ओके चलो सर, ये जो प्रिया है, ये प्रिया है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, सेटल है कनाडा में, क्लियरली लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ कनाडा, सेटल्ड है कनाडा में, बराबर। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, अच्छा सर पूरा प्रोविजन अगर मैं बोलूं, पूरा प्रोविजन आपका ऐसा था, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ सर, अभी सर दिक्कत ये है, अपने अभी ये कैसे पता लगाएंगे कि सर ये स्पेशल कैटेगरी में जाएगा या अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये सेम प्रोविजन सर स्पेशल कैटेगरी में भी था, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में भी था। स्पेशल कैटेगरी में वो ये बोलता था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैविंग टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख, स्पेशल कैटेगरी। बट अगर टोटल इंडियन इनकम एक्सीड करता है 15 लाख, इन दैट केस अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। तो सर ये स्पेशल कैटेगरी है या अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी है, सर ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? सर उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा उसका टोटल इंडियन इनकम कितना है। सर जब वो इंडिया आई थी, अच्छा सर यहाँ पर टोटल इंडियन इनकम का मतलब क्या है? सर टोटल इंडियन इनकम का मतलब है इंडियन इनकम। सर व्हाट इज टोटल इंडियन इनकम? मतलब इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया। टोटल इंडियन इनकम इज इक्वल टू इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप और कंट्रोल्ड इन इंडिया। सर इंडियन इनकम का मतलब क्या है? इंडियन इनकम मींस इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया, वो हो गया आपका इंडियन इनकम। और इसके साथ आपको ऐड करना है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया, ये बन गया आपका टोटल इंडियन इनकम। तो सर उसका टोटल इंडियन इनकम अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं, सर जब वो इंडिया आई थी उसको उसके इन-लॉज से गिफ्ट मिला था, सिस्टर से गिफ्ट मिला था, सर क्या ये उसके टोटल इनकम में मैं इंक्लूड करूं? नहीं सर, ये तो एग्जेम्प्ट होता है। सर अंडर सेक्शन 56(2)(10) अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ एसएससी। और इन-लॉज एंड हस्बैंड के सिस्टर, इन-लॉज एंड सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, सर ये सब आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे। हेंस ये जो दो गिफ्ट उसे मिला है, एक है आपका 1,51,000 का और एक आपका 21,000 का, बोथ दीज आर एग्जेम्प्ट, ये दोनों एग्जेम्प्ट है। सर नेक्स्ट उसे गिफ्ट मिला है हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड, हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड, सर ये रिलेटिव नहीं होते तो ये उसके हाथ में जरूर टैक्सेबल होगा। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी हर टोटल इंडियन इनकम? सर उसका टोटल इंडियन इनकम बन रहा है 16 लाख, टोटल इंडियन इनकम बन रहा है 16 लाख। सर अगर टोटल इंडियन इनकम 16 लाख है, सर वो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करेगी या अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में? सर वो अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में फॉल करेगी। सर अगर वो अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में फॉल करेगी, हाउ टू डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस? सर एक तो 182 डेज वाला कंडीशन है, अगर करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, इन दैट केस वो बन जाएगी रेसिडेंट। और सर वो है अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में, मेरे को अब चेक करना है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर उसको रेसिडेंट बनना है सर, दो कंडीशन से, दो में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है 182 डेज वाला, अगर करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, इन दैट केस द एसएससी विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। और करंट प्रीवियस ईयर में अगर उसका स्टे इन इंडिया 120 डेज और मोर है एंड लास्ट फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, लास्ट फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर? करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दोस 4 प्रीवियस ईयर अगर उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर है, इन दैट केस ऑल्सो शी विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। दोबारा रिपीट करता हूं, दो कंडीशन है, एक है आपका 182 डेज वाला कंडीशन, दूसरा है आपका 120 डेज एंड 365 डेज वाला कंडीशन। बिल्कुल सर। सर लेकिन यहां पर अगर वो कंडीशन 1 को कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है, मेरे को लेवल 2 में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए ओआर है या फिर एनओआर है। बट अगर वो कंडीशन 2 को कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है, डायरेक्टली वो बनेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके सर, अभी देखते हैं क्या होता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। सर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है
he stayed in India for total 400 days during 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर थे, ड्यूरिंग दोस 4 प्रीवियस ईयर उसका स्टे इन इंडिया कितने दिन का था? 400 दिन का है। बराबर सर, ओके, ये तो अपने को दे दिया। अब मुझे बस ये बता दो करेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया कितने दिन का है? सर वो इंडिया आया कब था? वो इंडिया आया था 25 मार्च 2025 को। 25 मार्च 2025 को। ये जो डेट है, ये डेट फॉल करता है प्रीवियस ईयर 24-25 में। भी वेरी वेरी केयरफुल, मेरे को कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर 25-26 में उसका स्टे इन इंडिया कितने दिन का है। ओके सर, इस दिन को इंडिया आया था और वो इंडिया छोड़ के गया कब है? 10 जुलाई 2025 को। ओके सर, अप्रैल के कितने दिन? 30 दिन। अप्रैल, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 10। डेट ऑफ डिपार्चर स्टे इन इंडिया सर कितना दिन हो गया उसका स्टे इन इंडिया? 30 + 31 + 30 + 10, 101। बट she returned to India with her husband on 24th Feb 2026 to spend some time with her parents-in-laws for 30 days. 24th Feb 2026 को वो 30 डेज के लिए दोबारा इंडिया आई थी, तो इसके साथ प्लस करो 30 डेज। अब मुझे बताओ करेंट प्रीवियस ईयर में व्हाट इज हर स्टे इन इंडिया? सर करेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया है 1, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मेरे टैब का चार्ज खत्म हो गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कभी चार्ज ही खत्म हो गया इसमें से। थोड़ा सा रुकिए, चार्ज में बैठा दिया हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 मिनट बस, थोड़ा वेट कर लीजिए। हैव ए ब्रेक, हैव ए किट कैट। क्या भाई, क्या हो गया? यस, आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया। हाँ जी, सो करेंट प्रीवियस ईयर 25-26 में उसका स्टे इन इंडिया कितने दिन का है? सर 131 डेज का है। करेंट प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया 131 डेज का है। एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया कितने दिन का है? 400 दिन का है। इट मीन सर मैं क्या कह सकता हूँ, वो ये सेकंड कंडीशन को कंप्लाई करके रेसिडेंट बन रही है, और अगर सेकंड कंडीशन को कंप्लाई करके रेसिडेंट बन रही है तो ये क्या बनेगी? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मेरे को लेवल 2 में जाने का जरूरत ही नहीं है। सर अगर ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सर इसके हाथ में किस टाइप का इनकम टैक्सेबल होगा? सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सर इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगा। हाँ सर, इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होगा इफ दैट फॉरेन इनकम इज फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप्ड इन इंडिया। तो अब मुझे बताओ सर उसके हाथ में फिर कौन सा इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होने वाला है? सर ये दोनों तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, ये दोनों तो रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, वैसे ही एग्जेम्प्ट है। सर ये जो 16 लाख है, ये 16 लाख रुपए ही उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, बिकॉज दिस गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड ऑफ हस्बैंड, और ये रिलेटिव के लिस्ट में नहीं आते। हेंस हर इनकम विल बी 16 लाख। हर इनकम जो इंडिया में जो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है दैट इज 16 लाख।
और इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक में भी किया है, जो अपना क्वेश्चन बैंक है इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है। वहां पर एसएससी का नाम था सिया दिसुजा करके, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है। चलो ये वाला क्वेश्चन तो भाई अपने लिख के करने वाले थे, निखिल वाला क्वेश्चन है, डीम्ड रेसिडेंसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये लिख के करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 निपटा ले, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिख के करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर Arbin under optimal regime for assessment year 26-27 based on following details। भाई अपना ओल्ड रिजीम में है, आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम डिटरमाइन करना है। मिस्टर अरबिन एज 62 इज ए कैनेडियन सिटीजन एम्प्लॉयड इन सीनियर रिसर्च पोजीशन विथ ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन based in Gurgaon since 2009. To share his research expertise, he traveled to group companies abroad while remaining based at गुड़गांव ऑफिस। ओके, तो वो जॉब कहां पर करता है? जॉब तो इंडिया में करता है, बट जो उसका रिसर्च एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपर्टीज है, उसको शेयर करने के लिए कभी कभी वो फॉरेन भी जाता रहता है। जो उनके ग्रुप कंपनीज है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, वहां पर वो जाता रहता है। हिज ट्रैवल शेड्यूल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज फॉलोज। कंट्री एंड पीरियड ऑफ स्टे, यूएसए में वो 25 अगस्त 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक रहने वाला है। यूके 20 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक रहने वाला है। जर्मनी 10 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक वो जर्मनी में रहने वाला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन हिज स्टे इन इंडिया, present in India for 380 days during last 4 preceding previous year, present in India for 700 days during last 7 preceding previous year। बराबर। अब उसका इनकम का लिस्ट आपको दे रखा है, इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, इनकम का लिस्ट आपको दे रखा है। अब आपको कैलकुलेट करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम डिटरमाइन करेंगे। बट सर सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं सर कौन से कैटेगरी में ये फॉल करता है, जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। सर देखो आपका अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी या फिर स्पेशल कैटेगरी में आने के लिए आपके एसएससी को इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनना पड़ेगा, और ये है आपका कैनेडियन सिटीजन। सर ये कौन से कैटेगरी में आएगा? जनरल कैटेगरी में आएगा। ओके सर, अगर जनरल कैटेगरी में आएगा सबसे पहले मैं लेवल 1 का टेस्टिंग करूंगा, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर उसको लेवल 1 को क्लियर करके रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस सर दो कंडीशन है, दो में से कोई एक कंप्लाई करना पड़ेगा। एक तो है आपका 182 डेज और मोर वाला कंडीशन और मोर, और करेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर होना चाहिए, एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई कर लेगा तो भाई अपना बन जाएगा रेसिडेंट, अदरवाइज भाई बनेगा नॉन रेसिडेंट। चलो सर सबसे पहले अगर मैं करेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करूं, करेंट प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करूं, कितना आएगा, कितना दिन का स्टे इन इंडिया है इन करेंट प्रीवियस ईयर। सर मैं क्या सोच रहा था, इधर करेंट प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया हम कैलकुलेट नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं स्टे आउटसाइड इंडिया और उसको 365 डेज से माइनस कर लेंगे। हाँ सर वो भी कर सकते हैं। मुझे पता वो यूएसए में कितना दिन रुका है। सर यूएसए में अगस्त का अगर मैं बोलूं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 7 दिन, अगस्त के 7 दिन, सितंबर के पूरे 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 10 दिन। नेक्स्ट यूके में सर वो कितना दिन रुका? यूके में सर अगर मैं नवंबर का बोलूं, नवंबर का आएगा आपका 11 दिन, दिसंबर का 23 दिन। जर्मनी का अगर मैं बात करूं सर जनवरी महीने का 22 दिन वो जर्मनी में था, फैब का तो पूरा महीना वो जर्मनी में था, एंड मार्च के 24 दिन वो जर्मनी में था। चलो कैलकुलेट कर लो व्हाट इज स्टे आउटसाइड इंडिया। सर स्टे आउटसाइड इंडिया 7 + 30 + 31 + 10 + 11 + 23 + 22 + 28 + 24 186 डेज। 186 डेज उसका स्टे आउटसाइड इंडिया था। सर स्टे इन इंडिया कितना दिन है? सर स्टे इन इंडिया कितना दिन है? सर ये 186 डेज वो यूएसए, यूके एंड जर्मनी में था, तो वो इंडिया में कितना दिन था? सर वो इंडिया में था 365 डेज माइनस 186 डेज, दैट इज 179 डेज। 179 डेज वो इंडिया में था, 179 डेज वो इंडिया में था। सर अगर वो 179 डेज इंडिया में है, क्या वो कंडीशन 1 को कंप्लाई कर रहा है?
179 डेज अगर वो इंडिया में है, क्या वो ये 182 डेज और मोर वाले कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है? सर नहीं कर रहा है। बट क्या वो सेकंड कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है? सर सेकंड कंडीशन बोलता है करंट प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर होना चाहिए। लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 380 डेज है। सर वो इस कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है, और अगर कंप्लाई कर रहा है सर वो क्या बन जाएगा? सर वो बन गया रेसिडेंट। सर जनरल कैटेगरी का है, सेकंड कंडीशन को कंप्लाई करके रेसिडेंट बना है। सर अब मेरे को लेवल 2 में जाना पड़ेगा। अब मेरे को लेवल 2 में जाके चेक करना है सर ये रेसिडेंट तो है, बट ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब भाई को अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस लेवल 2 के 2 कंडीशन है और दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करना था। सर सबसे पहला कंडीशन था आपका 730 डेज और मोर। लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर होना चाहिए। एंड और नहीं आएगा, एंड दोनों के दोनों कंप्लाई करना है। एंड रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था अगर आपको लेवल 2 के कंडीशंस का टेस्टिंग करने का जरूरत पड़ रहा है, इन दैट के सबसे पहले ये कंडीशन चेक करो क्या वो ये कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है। अगर वो ये कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है देन हम चेक करेंगे वो इस कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है या नहीं। और अगर वो दोनों कंडीशन को कंप्लाई किया तब वो बनेगा आर एंड ओ आर बराबर। अगर आपने चेक किया वो ये कंडीशन कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो ये कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, सर मैं इसके बारे में सोचने भी नहीं वाला। अगर ये इसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे वो ऑटोमेटिकली बन गया आर बट इनवार। बताओ मुझे क्या वो ये कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है? सर नहीं कर रहा है। लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 700 डेज और अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है 730 का, वो इस कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा है। दोनों को कंप्लाई करता तो आर एंड ओ आर बनता, वो इसको कंप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसको अगर कंप्लाई कर भी दे तो भी वो बनने वाला है आर बट इनोवार। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस है आर बट इनोवार। सर अगर वो आर बट इनोवार है सर उसके हाथ में किस टाइप का इनकम टैक्सेबल होने वाला है? इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया। कोई लेक्चर को 2x में देख रहा है क्या? उसको बहुत ज्यादा स्पीड लग रहा होगा। चलो ये हो गया। अब अपने को कैलकुलेट करना है भाई उसका, अब अपने को कैलकुलेट करना है सर उसका इनकम, है ना। अभी इनकम कैलकुलेट करना है। सैलरी ऑफ 15,80,000 फुल्ली क्रेडिटेड टू इंडियन बैंक अकाउंट। सर अगर ये इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, सर ये टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सर ये टैक्सेबल होगा। डिविडेंड ऑफ 48,000 फ्रॉम ट्रेड लिमिटेड, ए सिंगापुर बेस्ड कंपनी, डिपॉजिटेड इन सिंगापुर बैंक अकाउंट। अच्छा एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी उसे डिविडेंड देता है और ये डिविडेंड उसे रिसीव कहाँ हुआ है? सिंगापुर वाले बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है। सर ये फॉरेन इनकम है, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आर एंड ओ आर, सॉरी आर बट एन ओ आर, आर बट एन ओ आर। इंटरेस्ट इनकम ऑफ 10,500 क्रेडिटेड टू हिज सेविंग अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा बिल्कुल सर, पंजाब नेशनल बैंक में एक सेविंग अकाउंट था, वहां से उसे इंटरेस्ट इनकम आया। बिल्कुल सर, दिस इंटरेस्ट इनकम इज इंडियन इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आर बट एन ओ आर। सर ये उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है सर, सैलरी इनकम फिर कितना टैक्सेबल होगा? सर सैलरी इनकम 15,80,000। सर नहीं सर, वहां से फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो लेस करना है। कौन से रिजीम में था अपना एसएससी? अपना एसएससी था ओल्ड रिजीम में। अगर अपना एसएससी ओल्ड रिजीम में है, स्टैंडर्ड डिडक्शन काटूंगा 50,000 का। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद कितना सैलरी इनकम टैक्सेबल होगा? 15,30,000। 15,30,000 अंडर ऑप्टिमल टैक्सिंग, बराबर ऑप्टिमल टैक्सिंग 15,30,000। 15,30,000। डिविडेंड सर, डिविडेंड तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट इनकम सर उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट इनकम कितना टैक्सेबल होगा? 10,500 टैक्सेबल होगा। सर उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया? सर ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 15,405,00। 15,405,00 सर ये ग्रॉस टोटल इनकम है। अब सर ग्रॉस टोटल इनकम अगर ये है सर, यहाँ से अपने को फिर लेस करना है डिडक्शन। सर कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? सर अगर इंटरेस्ट इनकम है, सर अगर इंटरेस्ट इनकम है सर, अपने को 80TTA का डिडक्शन याद आ रहा है। एक बार एसएससी का एज देखो भाई, एसएससी का एज आपको दे रखा है 62। एसएससी का एज अगर 62 दे रखा है सर, उसे 80TTA नहीं 80TTB का डिडक्शन मिलेगा। और 80TTB का डिडक्शन कितना तक मिलता है? 50,000 तक मिलता है। हेंस एंटायर इंटरेस्ट इनकम
सर 80 TTB तो शायद एफडी के अगेंस्ट में मिलता है, नहीं 80 TTB वाला जो डिडक्शन है दैट इज अवेलेबल बोथ फॉर सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट एज वेल एज फॉर एफडी इंटरेस्ट, बट 80 TTA वाला जो डिडक्शन है दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। ठीक है सर, कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,500 का डिडक्शन मिल जाएगा। 10,500 का डिडक्शन काट दो, 10,500 का डिडक्शन 80 TTB वाले सेक्शन में, तो हेंस टोटल इनकम कितना आया? 15,30,000। भाई यहाँ पर उसने 15 लाख लिया है, 15,80,000 fully credited to his bank account. Just a second, salary received in Indian bank account. I think there is some mistake in the answer. Salary received in bank account in India 15 लाख, यहाँ पर तो दे रखा है 15,80,000। यस, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। ये आपका, एक काम करते हैं, इट विल बी बेटर, आप यहाँ पर चेंज करेंगे आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाएंगे। सबसे पहले सर उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बट यहाँ पर एक चेंज कर लो भाई, इसको आप कर लो 15 लाख ही कर लो, नहीं तो क्या ना अगर आप आंसर में चेंज करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ जाएगी। कर लो भाई इसको 15 लाख, इसको 15 लाख कर लो। गलत किया है, चलो कोई नहीं, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट, सर नेक्स्ट रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 अपने लिख के करने वाले थे। मिस्टर निखिल इज ए इंडियन सिटीजन लिविंग इन दुबई सिंस 2005। ही नेवर केम टू इंडिया फॉर ए सिंगल डे सिंस देन। अच्छा 2005 से भाई अपना इंडिया में है, भाई अपना दुबई में है, कभी इंडिया नहीं आया है। ही अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। उसका इनकम का लिस्ट आपको दे रखा है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर निखिल and taxable income for previous year 25-26 assuming no other income arise during the previous year। अच्छा जितना इनकम दे रखा है उतना इनकम है, उसके अलावा और कोई इनकम उसका है नहीं। What would be your answer if income arising in Dubai from profession set up in India is 2 lakh instead of 10 lakh? What would be your answer? What would be your answer if Mr. Nikhil is not a Indian citizen but his parents were born in undivided India? Basically वो बोल रहा है अगर वो इंडियन सिटीजन ना हो के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको लिख के करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको ये क्लियरली दे रखा है दैट निखिल कभी इंडिया आया ही नहीं है, निखिल कभी इंडिया आया ही नहीं है आफ्टर 2005। इन दैट केस फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 निखिल आपका बन रहा है नॉन रेसिडेंट। पहले तो वो लिख लेते हैं एज Nikhil never visited India after 2005, hence he shall be treated as non-resident for previous year 25-26। ये बात सबसे पहले हमने लिख दिया। नेक्स्ट, लेकिन सर देखो वो रहता कहां पर है? दुबई में। वो रहता कहां पर है सर? वो रहता है दुबई में। और ये सुन के, दुबई सुन के आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करना चाहिए, डीम्ड रेसिडेंसी वाला कॉन्सेप्ट। डीम्ड रेसिडेंसी वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सर, एक बार अपने को अभी चेक करना पड़ेगा सर कहीं डीम्ड रेसिडेंसी वाला प्रोविजन निखिल के ऊपर तो नहीं लग जाएगा। सर सबसे पहले डीम्ड रेसिडेंसी वाला प्रोविजन लिखते हैं। इफ ए इंडियन सिटीजन, सिर्फ इंडियन सिटीजन आएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहां पर नहीं आता। हैविंग
total Indian income exceeding 15 lakhs and not liable to tax in any other country by reason of his residence or domicile shall be treated as रेसिडेंट इन इंडिया। सर मैंने प्रोविजन लिख दिया। क्या प्रोविजन है? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन है जिसका टोटल इंडियन इनकम एक्सीड करता है 15 लाख, टोटल इंडियन इनकम एक्सीड करता है 15 लाख एंड ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज रेसिडेंस और डोमिसाइल इन सच कंट्री। कोई भी अदर कंट्री में उसका कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, नॉट लाइबल टू टैक्स, शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। सर इंडिया में रेसिडेंट तो बनेगा बट किस टाइप का रेसिडेंट बनेगा? सर ये बनेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ही shall be considered as resident and not ordinary रेसिडेंट। मैंने प्रोविजन लिख दिया। अब एक बार गिवन केस में अपने को क्या दे रखा है? निखिल स्टे इन, कहां पर था? दुबई लिखा था या यू दुबई? स्टे इन दुबई एंड क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है इनकम एक्रूड एराइज इन दुबई बट ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई। उसको दुबई में कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। निखिल स्टे इन दुबई एंड नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई एंड नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई। ही इज ए इंडियन सिटीजन। सर कहां? सर क्वेश्चन में मेंशन है, बिल्कुल भाई देख लो। ही इज ए इंडियन सिटीजन, ही इज ए इंडियन सिटीजन। श्योर सर इंडियन सिटीजन तो है, जहां पर रहता है वहां पर उसे टैक्स भी नहीं देना। बस मुझे अभी एक चीज चेक करना है सर, उसका जो टोटल इंडियन इनकम है क्या वो 15 लाख को एक्सीड करता है? लेट्स चेक। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंडियन इनकम ऑफ मिस्टर निखिल फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। टोटल इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया बट नॉट इनकम एक्रूड एराइज इन दुबई बट ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई। सर क्या ये मेरे टोटल इंडियन इनकम में आएगा? नहीं आएगा सर। इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया, सर ये आएगा मेरा टोटल इंडियन इनकम में। इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया, सर ये तो इंडियन इनकम है, ये मेरा टोटल इंडियन इनकम में आएगा। इनकम arising in Dubai from a profession set up in India, income arising in Dubai from a profession set up in India, income from a profession set up in India। बिल्कुल सर ये मेरे टोटल इंडियन इनकम के कैलकुलेशन में आएगा। सो व्हाट इज माय टोटल इंडियन इनकम? इनकम arising in India कितना है भाई? इनकम arising in India, accrued arising in India 5 लाख। income deemed to be accrued and arising in
इंडिया। इनकम डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया कितना है सर? 8 लाख है। चलो यहां पर ले लेते हैं 8 लाख। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन दुबई बट सेट ऑफ इन इंडिया। ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन को सेट ऑफ कहां पर किया गया है? इंडिया में किया गया है। और यहां से कितना इनकम आ रहा है? 10 लाख। ये आ गया आप लोगों का 10 लाख। चलो अब मुझे बताओ कितना आ रहा है उसका टोटल इंडियन इनकम। सर कोई डिडक्शन वगैरह है क्या? कौन से रिजीम में है? एसएससी, एसएससी कौन से रिजीम में कुछ दे रखा है? नहीं सर, उसके बारे में कुछ लिखा तो है नहीं। और वैसे कोई डिडक्शन का कोई जानकारी भी नहीं दे रखा। अगर सर यहाँ पर कोई डिडक्शन का जानकारी दे रखा है, लेट सपोज 80C 80D का डिडक्शन एसएससी अपना ओल्ड रिजीम में, तो वो डिडक्शन लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है आपको वो कंसिडर करना होता है। बराबर। फिलहाल यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया आपका 5 लाख, 8 लाख और ये 10 लाख, टोटल हो गया 23 लाख। अब मुझे बताओ क्या निखिल डीम्ड रेसिडेंसी के सारे कंडीशन को कंप्लाई करता है? इंडियन सिटीजन, टिक सर। टोटल इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख, टिक सर। एंड थर्ड, नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज रेसिडेंस और डोमिसाइल। सर तीनों कंडीशन को कंप्लाई करता है। अगर तीनों कंडीशन को कंप्लाई करता है, निखिल बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रोविजन। सर नॉर्मल प्रोविजन आप कौन से प्रोविजन का बात करो? सर अपना वो जो कैटेगरी था, जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रोविजन वो क्या बन रहा था? नॉन रेसिडेंट। बट डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन के चलते अब हम उसको कंसिडर करेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। Hence, as per the above stated provision, Mr. Nikhil shall be considered as R but NOR for previous year 25-26। चलो सर ये तो हो गया। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। अच्छा सर इनकम कितना उसके हाथ में टैक्सेबल होगा? सर वो बन गया रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर अगर वो बना रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सर उसके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है? सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में सर टैक्सेबल होता है इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप्ड इन इंडिया। बेसिकली सर उसके हाथ में यही 23 लाख से टैक्सेबल होने वाला है। ओके, तो इफ मिस्टर Nikhil is a resident but not ordinary resident. Total income taxable in his hand during previous year 25-26 is rupees 23 lakhs। चलो हो गया, हो गया। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पॉइंट बोला है, व्हाट वुड योर आंसर इफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम दुबई प्रोफेशन सेटअप्ड इन इंडिया इज 2 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख। ओके सर ये जो आपने ऊपर कैलकुलेशन किया ना, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन दुबई बट सेटअप्ड इन इंडिया, यहां से सर कितना इनकम आया था? 10 लाख का इनकम आया था। अगर ये 10 लाख की जगह 2 लाख होता, अगर ये 10 लाख की जगह 2 लाख होता, इन दैट केस मुझे बताओ उसका टोटल इंडियन इनकम कितना होता? सर उसका टोटल इंडियन इनकम इन दैट केस 8 लाख प्लस 5 लाख और ये तो आप बोल रहे हो 2 लाख, सर ये एग्जैक्ट 15 लाख होता। लेकिन सर डीम्ड रेसिडेंसी का प्रोविजन तभी लगता है अगर तुम्हारा टोटल इंडियन इनकम एक्सीड करता है 15 लाख को, लेकिन उसका टोटल इंडियन इनकम एक्सीड नहीं कर रहा है 15 लाख को। मैं कौन से पॉइंट का बात कर रहा हूं? मैं सेकंड पॉइंट का बात कर रहा हूं। अगर
इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन दुबई सेटअप इन इंडिया 2 लाख होता है इंस्टेड ऑफ 10 लाख, इन दैट केस वो डीम्ड रेसिडेंसी के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, और अगर वो डीम्ड रेसिडेंसी के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। चलो, इफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन set up in India is ₹2 lakhs instead of 10 lakhs, then his total Indian income would have been 15 lakhs during previous year 25-26. Hence, he would have considered as non-resident for previous year 25-26। प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए हम उसे नॉन रेसिडेंट ही कंसिडर करके चलते हैं। एज पर द जनरल प्रोविजन जो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस था वही ही रहता, डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, एज उसका टोटल इंडियन इनकम डज नॉट एक्सीड योर लिमिट ऑफ 15 लाख। नेक्स्ट आपको बोला था सर अगर वो इंडियन सिटीजन की जगह पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता, निखिल अगर इंडियन सिटीजन ना होके, निखिल अगर इंडियन सिटीजन ना होके उसके पेरेंट्स पैदा हुए होते अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब निखिल अभी अगर आपका निखिल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इन दैट केस सर अगर निखिल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इन दैट केस डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर ही रहता। ओके तो वो पूछा है व्हाट वुड बी योर आंसर इन दैट केस। मैं ये सोच रहा हूँ अपने ऐसा करते हैं सर, हमने ये तो बता दिया, मैं एक बार सेकंड पॉइंट में वापस आता हूँ सर। सेकंड पॉइंट में हमने ये तो बता दिया कि दैट वो नॉन रेसिडेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम ये भी लिख लें सर, अगर वो नॉन रेसिडेंट हुआ तो उसका टोटल इनकम कितना होगा टैक्सेबल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। एक बार अपने वो भी लिख लेते हैं। अच्छा सर, अगर वो नॉन रेसिडेंट हुआ अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट सर, वो तो नॉन रेसिडेंट हो रहा है सर। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा सर? उसके हाथ में टैक्सेबल होगा इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगा। नॉन रेसिडेंट है तो सर इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा। सर अगर इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा इन दैट केस सर ये तो टैक्सेबल नहीं होने वाला सर। इनकम एराइजिंग इन दुबई फ्रॉम ए बिजनेस सेटअप इन इंडिया, सर है तो ये फॉरेन इनकम सर, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। इंडियन इनकम मतलब सिर्फ ये दोनों इनकम टैक्सेबल होंगे। इन दैट केस उसका टोटल इनकम बनने वाला है 13 लाख। His total income for previous year 25-26 shall be 13 lakhs. If his residential status is non-resident for this current previous year. नेक्स्ट सर सेम ही आंसर है सर। अगर वो इंडियन सिटीजन ना होकर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, इन दैट केस सर डीम्ड रेसिडेंसी का प्रोविजन नहीं लगता और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर ही आता। लिखो, इफ मिस्टर निखिल is a person, just a second, अरे यार, if Mr. Nikhil is a person of Indian origin, then
the provision mentioned would not have applicable to Mr. Nikhil. Hence, he would have been considered as resident. Sorry. Hence, he would have considered as non-resident फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। और जहां तक बात है उसका टोटल इनकम होता 13 लाख, उसको मैंने ऊपर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। His total income for previous year 25-26 shall be 13 lakhs if his residential status is non-resident for this current previous year. With this आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू ए क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर क्वेश्चन बैंक। चलो विद दिस आज का लेक्चर सर यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी इस पीडीएफ के जो और आई थिंक 6 क्वेश्चन हो गए, टोटल आई थिंक 11 क्वेश्चन थे, और जो 5 क्वेश्चन है वो अपने एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।